हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग होस्ट के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। हिंदी पेडागोजी की सीरीज चली और साथ ही में आपकी इंग्लिश की भी चली हुई है। हिंदी पेडागोजी के अंदर एक आपका टॉपिक है जो कि इंग्लिश में भी आएगा, तो मैं आपको इंग्लिश में भी साथ साथ बताते हुए चलूँगी और मैं आपसे इंग्लिश में भी अलग से इस क्लास को ज़रूर कर लूँगी। ठीक है, तो भाषा एवं व्याकरण क्या है और भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। जब आप लैंग्वेज को पढ़ाते हो, जब आप भाषा पढ़ाते हो, तो इसमें व्याकरण की क्या भूमिका है। इंग्लिश में अगर बात करें तो ग्रामर का इंपॉर्टेंस क्या है वाइल टीचिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ग्रामर का इंपॉर्टेंस इंग्लिश में हो जाएगा और भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका ये आपका हिंदी पेडागोजी में हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को मैं अच्छे से समझाते हुए चलूंगी, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, सबसे पहले तो समझो भाई भाषा और व्याकरण होता क्या है, आपको तब चीज़ें सारी बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। देखो भाषा क्या होती है भाई, हम अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए कुछ ध्वनि प्रतीकों का हम इस्तेमाल करते हैं और यही ध्वनि प्रतीक क्या कहलाते हैं, भाषा कहलाते हैं। मतलब हम अपना क्या करते हैं भाई, एक दूसरे के सामने बातचीत करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, तो किसी ना किसी माध्यम से रखते हैं कि जो साउंड्स होती है, जो हम बोलते हैं, वो आपकी भाषा कहलाती है। लेकिन उसमें जो व्याकरण है वो अहम योगदान प्ले करता है, क्योंकि व्याकरण जो होता है ना, वो एक तरीके से शुद्ध रूप प्रोवाइड करता है आपकी भाषा को। ठीक है, हम जनरली जो बोलते हैं वो चीज़ें, लेकिन व्याकरण क्या होता है, वो बताता है कि आप किस क्रम में बोलेंगे और आपकी जो तार्किक क्रम क्या रहेगा, और साथ ही आपकी जो शुद्धता है भाषा की, वो व्याकरण डिसाइड करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझना है। लगातार प्रयोग होते रहने के कारण वह स्थिर नहीं रहती बल्कि परिवर्तनशील बनी रहती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, हम बहुभाषी देश में हैं, हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, विभिन्न व्यक्तियों का हमारी जो भाषाएं हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। और इसी बनते बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए, इसकी एकरूपता निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, और इन्हीं नियमों को क्या कहा जाता है, इन्हीं नियमों को व्याकरण की संख्या दी जाती है। ठीक है, संख्या नहीं है, संज्ञा है ये। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के नियमों का क्या करवाता है, ज्ञान करवाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे समझो कि जो भी हमारे कौशल होते हैं ना, जैसे लिखना, बोलना, पढ़ना, ठीक है, जो आपकी सुबह पहली क्रम में होता है, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे व्यवहारिक पक्ष है, यानी कि हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट है, जितने भी कौशल होते हैं, जितने भी स्किल्स होते हैं। लेकिन जो व्याकरण है वो क्या करती है, वो हमारा आंतरिक पक्ष है। इन कौशलों को सही बनाता है, इन कौशलों को शुद्ध रूप में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है भाई, व्याकरण करती है। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखनी है। कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष है और जबकि व्याकरण कैसा पक्ष है, व्याकरण आंतरिक पक्ष है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं भाषा की, तो आप इसमें क्या ध्यान में रखोगे, भाषा मतलब एक तो आपके कौशल हो जाते हैं, ठीक है, जो कि आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट है, व्यवहारिक पक्ष है, और एक आपकी हो जाती है व्याकरण, जो हमारी भाषा को क्या बनाती है, भाषा को शुद्ध बनाती है। ठीक है, बिना व्याकरण के आप किसी भी भाषा को सही तरीके से नहीं लिख सकते हो, क्योंकि व्याकरण के अपने रूल्स होते हैं, कहाँ पर आप कोमा लगाओगे, है ना, कहाँ पर आप गैप देंगे, ये कौन बताता है, ये आपका व्याकरण बताता है। अगर मैं बात करूँ सिंटेक्स की, सिंटेक्स क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को लिखने का स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये कौन बताता है, ये ग्रामर बताती है, ये व्याकरण बताती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कौशल तो सिर्फ आपका क्या होता है, व्यवहारिक पक्ष है कि आप सिर्फ बोलते हो ऐसे करके, लेकिन उसको शुद्ध रूप प्रोवाइड करने का काम व्याकरण करती है। व्याकरण कौशल एक कला है जिसके लिए 4 कौशलों की जरूरत होती है। वही चीज़ें मैंने जो बताई है, आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, बस सारी चीज़ें यहीं से हो जाएगी, और फटाफट से विद इन 4 to 5 डेज में सारे कंप्लीट करके और आपके प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे स्टार्ट करूँगी, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, तो नोट्स अगर लेना चाहते हो तो यही सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिलेगी यहाँ पर, और ये आप ले सकते हो, बहुत ही सही नोट्स है यहाँ पर, और कम समय में आपकी बढ़िया प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, पेड नोट्स है ये, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो जितने भी कौशल होते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, तो कौशलों के आने से बालक केवल भाषा का अर्थ और भाव ही ग्रहण कर पाता है, किंतु भाषा शुद्ध नहीं हो पाती। भाषा को शुद्ध कौन करती है, भाषा को शुद्ध करने का काम व्याकरण करती है, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, महर्षि पाणिनि के मतानुसार व्याकरण जो है वो शब्दानुशासन है। शब्दानुशासन का मतलब होता है शब्दों में अनुशासन। व्याकरण क्या लाता है, व्याकरण लाता है शब्दों में अनुशासन, वर्ड में डिसिप्लिन लाता है। ठीक है, शब्दों में अनुशासन। अब अनुशासन का मतलब सबको पता है क्या होता है ना। अब शब्दों में अनुशासन मतलब कौन सा शब्द कहाँ पर रखा जाएगा, कहाँ पर कैसे बोला जाएगा, ये सभी आपका व्याकरण डिसाइड करता है।
तो व्याकरण क्या है? शब्दानुशासन करती है। भाषा का रूप जो है व्यवस्थित करने का काम व्याकरण करती है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन कहा है और हेमचंद ने कहा है कि व्याकरण का काम है भाषा पर अनुशासन रखना। इस तरह हेमचंद के मतानुसार व्याकरण भी क्या है भाई? शब्दानुशासन है। डॉक्टर स्वीट के अनुसार जो व्याकरण और भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है या फिर उसका शरीर विज्ञान है। यानी कि जो व्याकरण है वो एक तरीके से क्या है भाई? आंतरिक एस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है, इंटरनल एस्पेक्ट है। जबकि जो कौशल है, जो लैंग्वेज है, वो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, व्यवहारिक पक्ष है। ठीक है, इतना यहाँ से समझिए आप। अब बात करते हैं व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग ग्रामर। ठीक है, भाषा को जब आप टीच करते हो, लैंग्वेज जब आप पढ़ाते हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें, ठीक है, वर्तनी मतलब लिखना, अगर इसकी बात करें तो ये सब कौन डिसाइड करती है? ये सब व्याकरण डिसाइड करती है। व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में रचना और सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, आप क्रिएटिव भी होते हो। फिर विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना, ये किसका उद्देश्य है? ये व्याकरण का उद्देश्य है। विद्यार्थियों में ऐसी क्षमता पैदा करना जिससे कि वे कम से कम शब्दों में शुद्धता पूर्वक अपने भावों को व्यक्त कर सके, साथ ही उनमें ऐसी योग्यता पैदा करना कि वे भाषा की अशुद्धता को भी समझ सके। अगर आपको व्याकरण अच्छे से आती है तो आपको पता रहता है कि सामने जो सेंटेंस लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, और आप उसमें अशुद्धता भी निकाल सकते हो, इम्प्योरिटीज़ भी निकाल सकते हो, एरर भी निकाल सकते हो ना। हम इंग्लिश में निकालते हैं ना, वो हम कैसे निकाल पाते हैं इंग्लिश में एरर? क्योंकि हमको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ग्रामर के वो पता रहते हैं। तो आप अशुद्धता को भी समझ सकते हो अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है, अगर आपको व्याकरण की नॉलेज है। विद्यार्थियों को शुद्ध बोलने, लिखने एवं पढ़ने की प्रेरणा देने का काम व्याकरण करती है। विद्यार्थियों को भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान प्रदान करती है व्याकरण। भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में छात्रों को सक्षम बनाना ही क्या है भाई? समर्थ बनाना ही व्याकरण का उद्देश्य है। ये जो लाइनें यहाँ पर लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। आप इनको सिर्फ पढ़े ना, बल्कि इनको अर्थ को समझे। ठीक है, सिर्फ पढ़े ना बल्कि अर्थ को समझे, मतलब रीडिंग स्किल आपका अच्छा होना चाहिए है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। बिकॉज सिंपल यहाँ से भी उठा करके आपसे क्वेश्चन ऐसे डाल सकते हैं। इस तरह व्याकरण से शुद्ध बोलना और लिखना आ जाता है। तो ये क्या है भाई? व्याकरण के ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, व्याकरण की शिक्षा भाषा की शिक्षा का क्या है? आवश्यक अंग है। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम भाषा पढ़ाते हैं तो यहाँ पर मैं जो भाषा की बात कर रही हूँ ना, वो लर्निंग वाली भाषा की बात कर रही हूँ। ठीक है, मातृभाषा की बात नहीं कर रही हूँ। ये भाषा है आपकी लर्निंग वाली भाषा। तो इसमें व्याकरण अभिन्न अंग है, क्योंकि आपके जो कौशल है वो सिर्फ आपके जो बिहेवियर एस्पेक्ट है, लेकिन आपकी जो व्याकरण है वो उसको सही करने का काम करती है, करेक्ट करने का काम करती है। तो भाषा रूपी रथ का सारथी है और भाषा का स्वरूप बनाता है, उस पर नियंत्रण रखता है। भाषा का मित्र भी है और उस सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। कौन? व्याकरण। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें बढ़िया समझ में आ रही है। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। व्याकरण शिक्षण की उपयोगिता क्या है? व्याकरण का अनुशासन जीवन को प्रभावित करता है। साथ ही व्याकरण द्वारा शब्द संरचना, वर्ड का फॉर्मेशन और वाक्य विन्यास यानी कि सिंटेक्स, ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिखा है ताकि आप समझ जाओ। वाक्य विन्यास मतलब सिंटेक्स की जानकारी प्राप्त होती है। मैंने आपको अभी बताया ना कि भाई हर एक सेंटेंस के अंदर कुछ रूल्स होते हैं कि आप यहाँ ये चीज़ें लगाओगे, कर्ता यहाँ पर आएगा, क्रिया यहाँ पर आएगी, कर्म यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीज़ें क्या है आपका एक, इसमें आपको पता चल जाता है सारी चीज़ें, तभी आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कर पाते हो, तभी आप वाक्य को जो है समझ पाते हो कि कहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हुई है। व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में आलोचना प्रवृत्ति विकसित होती है। आलोचना प्रवृत्ति का मतलब ये है कि आप जज कर पाते हो कहाँ पर चीज़ें सही है, कहाँ पर चीज़ें गलत है, अगर आपको व्याकरण की नॉलेज है। व्याकरण के द्वारा भाषा में शुद्धता आती है, ये तो हम बार बार पढ़ ही रहे हैं। शुद्धता के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? शुद्धता के लिए व्याकरण रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, व्याकरण की शिक्षा किस स्तर पर शुरू हो, ये हमने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई फिफ्थ क्लास तक, 5वीं कक्षा तक हम मदर टंग में पढ़ाते हैं, मदर लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, यानी कि मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाने का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, 5th क्लास पर आज तक आप बच्चे को किस में पढ़ाएंगे? उसकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद 6th क्लास से आप क्या स्टार्ट कर सकते हो? 6th क्लास से आप डायरेक्ट जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज कौन सी होती है? लक्ष्य भाषा आप जिसको बोलते हो, और वो भाषा होती है जो मातृभाषा से दूसरी भाषा होती है। और यहाँ पर हमारी टारगेट लैंग्वेज कौन सी है भाई? यहाँ पर हमारी टारगेट लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी की हम बात कर रहे हैं। तो हिंदी आपकी कब से स्टार्ट करने के लिए बोला है? तो व्याकरण का आरंभ जो है आपका वो कक्षा 6 में किया जाए। इतना समझ में आ गया यहाँ से?
तो आप इसकी बढ़िया तरीके से रीडिंग लगा सकते हो। ठीक है, प्राथमिक स्तर के छात्रों को भाषा में शुद्ध और स्वाभाविक रूप में बोलने की दृष्टि से ही परिपक्व बनाना चाहिए। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि जब बच्चे स्टार्टिंग में होते हैं, पहली से 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं, बस आप उनको शुद्ध रूप में बोलने में ही ध्यान दो कि बच्चा बस बोल पाए। लिखने का ग्रामर देख लेगी। लिखने का फिर कब से स्टार्ट होना चाहिए? लिखने का फिर आप कक्षा 6 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है कि पहले क्या होना चाहिए। कौशल क्या होते हैं? कौशल का मतलब होता है कि पहले बच्चे को बच्चा पहले सुन ले बढ़िया तरीके से, बोल ले बढ़िया तरीके से, और बाद में क्या जो चीज़ें रह गई है वो बाद में बच्चा व्याकरण के थ्रू कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद कुछ टीचिंग मेथड्स होते हैं, कुछ शिक्षण विधियाँ होती हैं, तो जिनके थ्रू आप व्याकरण को पढ़ा सकते हो बच्चे को। तो ये आपको पढ़ना है, जिसमें आपकी मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है आगमन विधि और एक है आपकी निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि जो है आपकी सीडीपी में भी काम आती है, और यहाँ से भी क्वेश्चन सीडीपी में भी बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही करवा दूंगी। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। आगमन विधि और निगमन विधि जो होती है दोनों के ऑपोजिट होती है, लेकिन वो एक दूसरे की पूरक होती है। ठीक है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे पर कैसी करती है भाई, डिपेंडेंट होती है। अब समझ लेते हैं आगमन और निगमन विधि को। बात करें अगर आगमन विधि की, तो इसको इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। ठीक है, इंडक्टिव मेथड इसको बोलते हैं। तो आपका सीडीपी वाला भी यहीं कवर हो जाएगा, और हिंदी इंग्लिश का सब यहीं। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है यहाँ से। ठीक है, आगमन विधि, इस विधि के अंतर्गत पता है क्या होता है? इसमें होता है कि पहले जो है बच्चे के सामने कुछ उदाहरण पेश कर दिए जाते हैं, और उदाहरण पेश करने के बाद बच्चों से ये कहलवाया जाता है, बच्चों को इस जनरलाइजेशन में लाया जाता है कि बताओ अब आपने क्या सीखा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बात करूं कि मान लो अगर हमने बच्चे को पढ़ाना है कि सभी जो ट्राइंगल है उसका जो एंगल होते हैं, जो जितने भी त्रिभुज होते हैं उनके जो जितने एंगल है, मतलब कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो इस विधि के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट बच्चे को ये ना बताएं कि भाई जो ट्राइंगल होती है ना उसके सम जो होते हैं एंगल के वो 180 डिग्री के होते हैं, बल्कि हम बच्चे को एक्सप्लोर करने दें। तो इसमें क्या है, इस विधि के अंतर्गत टीचर कैसे पढ़ाएगा? इस विधि के अंतर्गत बालकों को अलग अलग तरह के त्रिभुज दिखाकर उनसे कोणों का योग करवाया जाता है। उनसे विभिन्न तरह, भाई डिफरेंट टाइप्स के आपके ट्राइंगल्स होते हैं, है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है। ठीक है, एक आपका ट्राइंगल ऐसा होता है जिसमें सारी साइड बराबर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है, लेकिन होता तो सबके एंगल का जो कोण है वो 180 है, लेकिन बच्चे को पहले ये नहीं बताया जाता कि 180 होता है। बच्चे से पहले सारे ट्राइंगल दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे से पहले सारे ट्रायंगल दे दिए जाते हैं, तो बच्चे से पूछा जाता है अब इनका सम करो। तो इसका सम किया बच्चे ने तो वो भी 180 आया, इसका सम किया बच्चे ने वो भी 180 आया, इसका सम किया बच्चे ने वो भी 180 आया, तीनों का। ठीक है, तो जब ऐसे बच्चा करेगा ना तो बाद में फिर क्या होता है, बाद में फिर ये बताया जाता है कि बच्चों आपने क्या सीखा, सभी जो ट्राइंगल है उसका सम 180 निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैसा भी त्रिभुज है उनको कोणों का योग कैसा होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपकी आगमन विधि हो गई। निगमन विधि में जस्ट इसके उल्टा है। निगमन विधि में पहले ही बता दिया जाता है बच्चों को कि जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल्स के, उनका जो सम होता है वो 180 होता है। बाद में उनको ट्राइंगल्स दी जाती है, फिर वो देखते हैं। ठीक है, फिर वो उन रूल को कंफर्म करते हैं। तो आगमन विधि के अंतर्गत अगर बात करूं कि पहले आपको क्या रूल नहीं बताए जाते, एग्जाम्पल के थ्रू आपको पहले चीज़ें बताई जाएगी, बाद में रूल की तरफ बच्चा जाता है। पहले उदाहरण से चीज़ें बच्चों को करवाई जाएगी, पहले बच्चे खुद से उदाहरणों को एक्सप्लेन करेंगे, बाद में नियम की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल टू रूल किस विधि में है, आगमन विधि में, इंडक्टिव मेथड में। उदाहरण से नियम किस विधि में है, आगमन विधि में, इंडक्टिव मेथड में। यानी कि पहले बच्चे उदाहरणों से सीखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर सेब कैसे होते हैं भाई, सेब खट्टे मीठे होते हैं, है ना, लेकिन बच्चों को ये ना बताया जाए कि भाई सेब खट्टे मीठे होते हैं, पहले बच्चों को सेब खाने को दिए जाए। तो बच्चा सेब खाएगा कि ये तो खट्टा मीठा है, फिर दूसरा सेब खाए ये भी खट्टा मीठा है, तो वो फिर उसको बताया जाए कि बच्चों सेब कैसे होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी आगमन विधि है। इतना यहाँ से समझ में आया यहाँ से कि आप पहले एग्जाम्पल बच्चों के सामने पेश किए जाते हैं, बाद में रूल की तरफ जाया जाता है। अब कुछ और इसमें पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं। इस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, ये आप ध्यान में रखोगे। स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन। ठीक है, विशिष्ट मतलब आपके सामने कुछ विशिष्ट एग्जाम्पल रखे जाते हैं और बाद में आप रूल को जनरलाइज करते हो, बाद में आप नियमों की तरफ जाते हो, इसलिए इसको विशिष्ट से सामान्य बोलते हैं। जबकि डिडक्टिव में उल्टा होता है, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसके जस्ट उल्टा आपका डिडक्टिव होता है।
यहाँ पर आपको विशिष्ट से सामान्य मिल रहा है तो वो आपका सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि विशिष्ट उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत तर्क द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। उसके बाद है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसको इंग्लिश में आपको ये लिखा मिलेगा मैक्रो टू माइक्रो। ठीक है, मैक्रो टू माइक्रो, स्थूल से सूक्ष्म की, बिकॉज ये भी पूछा जाता है। आपका इंडक्टिव हो जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और आपका डिडक्टिव कैसा हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी कि माइक्रो टू मैक्रो। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसमें बालक स्वयं नियमों और सिद्धांतों का पता लगाते हैं, है ना। मैंने आपको जस्ट अभी एग्जांपल बताया था कि वो पहले एक्सप्लोर करते हैं, बाद में वो रूल्स का पता लगाते हैं, प्रिंसिपल्स का पता लगाते हैं, सिद्धांतों का पता लगाते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि डिडक्टिव मेथड जो है, जो निगमन विधि है, वो मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। ये विधि सीखने में सहायक होती है। यह विधि अनुसंधान या खोज करने की विधि है। बच्चा इसमें खुद से एक्सप्लोर कर रहा है, बच्चा इसमें खुद से पूरी तरीके से एक्टिव है। जबकि डिडक्टिव मेथड में, निगमन विधि में, बच्चे को रटा दिया जाता है कि भाई ये रूल है, इसको रट लो और बाद में चीज़ों को करो। ठीक है, तो ये अनुसंधान और खोज करने की विधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इन लाइनों को ज़रूर ध्यान में रखना, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं, खुद से करके देखेंगे तो एक्टिव तो रहेंगे ही बच्चे। ठीक है, इस विधि के प्रयोग से बालकों में आत्मविश्वास बल जो है वो मिलता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस इसमें क्रिएट होता है, क्योंकि बच्चे खुद से करके देख रहे हैं, वो रट नहीं रहे हैं। तो ये जन्म जन्मांतर मतलब स्थायी होता है। ये अधिगम कैसा होता है भाई, ये अधिगम स्थायी होता है, यानी कि बच्चों में परमानेंट होता है ये लर्निंग। यह विधि बालकों की शिक्षा के लिए उत्तम विधि है, क्योंकि इसके द्वारा बालकों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ये जो विधि है वो प्राइमरी के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए बढ़िया विधि है। यह विधि छात्रों को नवीन ज्ञान की ओर प्रोत्साहित करती है। बच्चे जब एक्सप्लोर करते हैं तो वो नया ज्ञान सीखेंगे, वो खुद से रूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान भूला नहीं जा सकता, स्थायी होता है ये। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष उदाहरणों को लेकर फिर से उसका पुनर्निर्माण किया जाता है, और इसलिए इसको ये बोला जाता है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर कौन सी विधि है भाई, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आपकी आगमन विधि है। ठीक है, क्योंकि आप पहले प्रत्यक्ष एग्जाम्पल ले रहे हो, बाद में आप प्रमाणित कर रहे हो उस चीज़ को। व्याकरण जैसे विषय को आगमन प्रणाली के माध्यम से बहुत रोचक और सरल बनाया जा सकता है। अगर आपसे व्याकरण की बात करी जाए तो आप आगमन विधि को यहाँ पर टिक करेंगे। आगमन विधि समझ में आई कि एग्जाम्पल से रूल जाते हैं, पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बाद में बच्चा रूल्स को कंक्लूड करता है। अब बात करते हैं निगमन प्रणाली की, जिसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, जस्ट इसके उल्टी है। ठीक है, उसमें बच्चा एक्टिव रहता है, इसमें बच्चा पैसिव रहता है, इसमें बच्चा सक्रिय रहता है। ठीक है, उसमें बच्चे की भूमिका ज़्यादा होती है, इसमें टीचर की भूमिका ज़्यादा होती है। इसमें बच्चे को रूल्स जो है वो दे दिए जाते हैं कि ये पकड़ो रूल और इनको रट लो और बाद में आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग करवा देते हैं ना भाई, ये रूल होते हैं, फिर उसके रूल के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे को करने को देते हैं। तो ये निगमन प्रणाली है। ठीक है, दोनों ही प्रणाली एक दूसरे की पूरक है। ना तो हम ये कह सकते हैं कि आगमन प्रणाली से ही आप सारी चीज़ें करवा सकते हो, ना ही हम ये कह सकते हैं कि निगमन प्रणाली से ही आप सारे मेथड, सारे बढ़िया तरीके से शिक्षण कर सकते हो। आप चीज़ों को आगमन मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए आप आगमन से स्टार्ट कर सकते हो और उसकी एंडिंग आप निगमन पर ला सकते हो, तब बच्चे को बढ़िया तरीके से समझ में आ सकता है। ठीक है तो निगमन प्रणाली में सर्वप्रथम व्याकरण के नियमों को छात्रों के सामने रख दिया जाता है। उसमें एग्जाम्पल रखते थे, इसमें हम रूल ही बता देते हैं। उदाहरणों द्वारा उन नियमों को सिद्ध किया जाता है। पहले रूल बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल से के थ्रू हम उनको क्या करवाते हैं कि देखो बेटा हमने ये बताया था ना, तो यही आपको करना है। तो इस विधि में सामान्य से विशिष्ट, उसमें हम विशिष्ट से सामान्य जा रहे थे। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन जा रहे थे। इसमें हम जाएंगे जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक, यानी कि पहले रूल बता दिए जाते हैं, बाद में हम एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल किस में जाते हैं, यानी कि नियम से उदाहरण जाते हैं निगमन प्रणाली में। एक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ध्यान से रखना ये सारी चीज़ों को। बालक जो है सामान्य नियम रटकर व्याकरण समझते हैं। ज़्यादातर विद्वान इस प्रणाली को अमनोवैज्ञानिक बताते हैं। ये जो विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। ठीक है, आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, ये विधि नहीं है, क्योंकि इसमें रटन प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें बालक जो कुछ भी सीखता है वो बगैर सोचे समझे रट कर ही सीखता है, क्योंकि रूल तो पहले बता दिए ना उसको, बाद में फिर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसको पहले से रूल रटवा दिए, फिर वो क्यों सत्यापित करेगा उस चीज़ को। तो निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड जो है वो रटने को बल देता है। इसमें अगर उदाहरण की बात करें
तो वही सेम है कि उसमें हम पहले सारे जो डिफरेंट टाइप्स के जो त्रिभुज थे उनको दे रहे थे, बाद में हम बच्चे से कंक्लूड करवा रहे थे कि बताओ कि भाई देखो सबका सम 180 आया है, इसका मतलब ये हो गया कि सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। लेकिन इसमें पहले ही सभी जो बच्चे को पहले ही बता दिया जाता है कि सभी त्रिभुज के जो कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। उसके बाद उसको अलग अलग प्रकार के त्रिभुज दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि अब आप इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, यानी कि जस्ट उल्टा है। ठीक है, क्योंकि समस्या का हल दिए हुए सूत्र की सहायता से निकलता है, इसलिए कम समय लगेगा और यह विधि उपयोगी है। इसमें टाइम कंज्यूम इतना नहीं होता, जबकि आगमन विधि में बच्चा खुद से करके देखता है तो वो जो विधि है वो आपकी टाइम कंज्यूमिंग विधि है। ठीक है, उसमें समय ज़्यादा लगता है। ये विधि जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, माइक्रो टू मैक्रो चलती है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है। पहले ही आपको प्रमाणित करके दे दिया गया है रूल बता करके, बाद में आप प्रत्यक्ष की ओर जाते हो। यह विधि अभ्यास के लिए उपयोगी, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उत्तम है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी विधि बड़ी कक्षाओं के लिए, तो हायर क्लासेस के लिए आपकी डिडक्टिव मेथड होता है, निगमन विधि होती है। यह गति काम करने की शक्ति और समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ाती है और इस विधि से विद्यार्थियों में मौलिकता और सृजनात्मकता विकास नहीं होता, क्योंकि इसमें पहले ही रूल को बता दिया गया है। विधि रटने को बढ़ावा देती है। विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता, जबकि उस विधि में अर्जित ज्ञान कैसा होता है, स्थायी होता है। आप इसको अगर 2-3 बार बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे ना और वीडियो में जो मैं बोल रही हूँ अच्छे से समझेंगे, तो कभी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा इसमें। इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों को तर्क या विचार करने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि इसमें पहले ही रूल बता दिया गया है, बाद में वो सिर्फ उसको सत्यापित करता है। ये केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। ठीक है, तो ये आपकी आगमन और निगमन विधि हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 3rd नंबर पर जो विधि आती है वो आती है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि के समर्थकों के अनुसार अब इस विधि में और सहयोग विधि में क्या बात करी जाती है, दोनों को इकट्ठा बता देती हूँ कि ये दोनों ही विधि इस बात के सपोर्ट में है कि आप व्याकरण को यानी कि ग्रामर को जो है अलग से मत पढ़ाओ बच्चों को। इनके अनुसार ये इन विधि को जो समर्थक है, जो समर्थन करते हैं इसका, वो कहते हैं कि व्याकरण की शिक्षा अलग देने का कोई महत्व नहीं है। बालकों को आप विभिन्न लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दें, जिससे उनका भाषा पर अधिकार हो जाए। आप उनको अलग से मत पढ़ाओ, जस्ट उनको रचनाएं पढ़ने को दो ताकि वो बढ़िया तरीके से समझ जाए। व्याकरण शिक्षण का भी यही उद्देश्य होता है कि छात्र भाषा पर अधिकार प्राप्त कर ले, यानी कि इन विधियों का मकसद ये है कि छात्र जो है भाषा पर अधिकार प्राप्त कर ले। व्याकरण को इन्होंने कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं दी है, तो अलग से व्याकरण शिक्षण की कोई भी जरूरत नहीं होती। मातृभाषा शिक्षण के लिए यह विधि क्या है भाई, सर्वोत्तम है। यानी कि भाषा संसर्ग जो विधि है, मातृभाषा तो भाई प्राइमरी क्लासेस तक के लिए होती है ना, तो आपसे अगर पूछा जाए तो कौन सी क्लासेस के लिए बढ़िया है, तो प्राइमरी क्लासेस के लिए भाषा संसर्ग विधि कैसी है, बढ़िया विधि है। ठीक है, सहयोग की विधि है, ये भी भाषा संसर्ग विधि से मिलती जुलती है और इस विधि के मानने वाले भी क्या कहते हैं कि व्याकरण को स्वतंत्र रूप से पढ़ाने के पक्ष में नहीं है। ये भी यही कहते हैं कि आप रचनाओं को बच्चों को प्रोवाइड करवाइए और उससे उनका भाषा का विकास हो जाएगा। आप सेपरेट जो है ग्रामर मत मत कराओ बच्चों को। इनके अनुसार बालकों को रचना की शिक्षा प्रदान करते समय ही व्याकरण के नियम बता देने चाहिए, जिससे कि वे शुद्ध रचना कर सके। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, दोनों ही बातें सेम चीज़ को बात करती कि व्याकरण को जो है अलग तरीके से नहीं पढ़ाना है। उसके बाद आती है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। इस प्रणाली का अर्थ है कि व्याकरण की पुस्तकों द्वारा ही छात्राओं को व्याकरण का ज्ञान दिया जाए। मतलब जो चीज़ हम अभी कर रहे हैं ना, वो चीज़ है ये कि पहले से ही पुस्तकों में सारी चीज़ें लिखी होती है, नियम की परिभाषा दी हुई होती है किताबों में। हम उन नियम को उदाहरणों द्वारा समझाते हैं और अंत में पुनरावृत्ति के लिए अथवा घर से हल करके लाने हेतु कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। जो हमारी बुक्स नहीं होती है जिसमें व्याकरण में जैसे हम संधि पढ़ रहे हैं, तो संधि के पहले नियम बता देंगे, नियम बताने के बाद में उनके एग्जाम्पल लिखे होते हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया है, तो उसकी बात करी जा रही है कि पाठ्य पुस्तक में हम व्याकरण कैसे पढ़ाते हैं। पहले हम नियम नियम बता देते हैं, फिर हम उदाहरण देते हैं और बाद में एंड में कैसे क्या दिया जाता है, बाद में एंड में क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो वो पाठ्य पुस्तक प्रणाली है। पाठ्यपुस्तक प्रणाली प्राइमरी या मिडिल कक्षाओं हेतु सर्वथा अनुपयुक्त है। ठीक है, आपकी जो छोटी क्लासेज है और जो मिडिल कक्षाएं हैं उनके लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि वहाँ इस टाइम में बच्चे जो है वो रूल्स को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए अनुपयुक्त है। बल्कि किसके लिए बढ़िया है, जो हायर क्लासेज होती है, उच्च कक्षाओं में व्याकरण सिखाने के लिए ये क्या है भाई, उपयुक्त है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लेना। व्याकरण के बहुत से नियम सिर्फ प्रयोगों या सहयोग प्रणाली से नहीं सिखाए जा सकते, अतः उच्च कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग जरूरी है। तो उच्च कक्षाओं में हायर क्लासेस में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो।
ठीक है। पाठ्य पुस्तक को लिखने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उदाहरणों की अधिकता हो एवं पुनरावर्तित गृह कार्य के लिए उपयुक्त एवं अधिकाधिक मात्रा में प्रश्न हो। आप जितना अभ्यास करेंगे आपके लिए चीज़ें उतना ही आसान हो जाती है, आप उतना ही बढ़िया तरीके से उन चीज़ों को ग्रहण करते हो। इसलिए कहा गया है कि इन पाठ्य पुस्तकों को लिखते हुए आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देने हैं उसमें, ताकि बच्चे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है। तो नेक्स्ट जो चलते हैं वो है आपकी सूत्र विधि। सूत्र विधि में क्या होता है कि इस सूत्र विधि का प्रचलन विशेष रूप से संस्कृत भाषा में होता था। इस प्रणाली व्याकरण के विभिन्न नियम सूत्रों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, छात्रों को फिर ये नियम रटा दिए जाते हैं। यह प्रणाली बहुत दोषपूर्ण है। इसमें पहले से ही जो होता है ना वो नियम वगैरह जो है वो सूत्रों में कन्वर्ट किया कर दिया जाता है, रूल्स बना दिए जाते हैं और फिर वो रटवा दिए जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है सूत्र विधि है। तो इसको जो है कहीं न कहीं उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है और ये दोषपूर्ण है। इससे बच्चे सिर्फ रट लेते हैं और वो उनको समझ नहीं पाते। तो ये कौन-सी है? ये आपकी सूत्र विधि है। अब बात करते हैं कि व्याकरण शिक्षण को रोचक एवं सरल बनाने के क्या उपाय हो सकते हैं, कि बच्चों को ये चीज़ें रोचक लगे, सरल लगे, उनके लिए वो डिफ़िकल्टी फ़ील ना करें। तो हम क्या कर सकते हैं? व्याकरण शिक्षण का प्रारंभ व्यावहारिक व्याकरण से किया जाए और व्यावहारिक व्याकरण की शिक्षा जो है वो भाषा संसर्ग विधि द्वारा ही प्रदान की जाए। व्याकरण शिक्षण ऐसा नहीं कि आपने जस्ट बच्चे को स्टार्ट कर दिया सीधा व्याकरण पढ़ाना। पहले उसको व्यावहारिक जो भाषाएँ हैं उसको वो पता लगाना चाहिए कि पहले व्यवहार में जो चीज़ें आ रही है पहले वो बढ़िया तरीके से सीख जाए। बाद में हम शुद्ध रूप व्याकरण से करवा सकते हैं, जो कि आप भाषा संसर्ग विधि द्वारा करवा सकते हो। पाठ्य पुस्तकों में गद्य पाठ व्याकरण के नियमों के अनुकूल हो, जिससे कि व्याकरण को समन्वित करके पढ़ाया जा सके। यथासंभव व्याकरण का आरंभ तब तक नहीं किया जाए जब तक कि छात्र भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त ना कर ले। कहने की बात वही है जो मैंने अभी बताया कि सीधा आप जस्ट डायरेक्ट व्याकरण नहीं पढ़ा सकते हो। पहले बच्चा जो है भाषा का पर्याप्त ज्ञान ग्रहण कर ले, उसके बाद आप भाषा की स्टार्टिंग व्याकरण की स्टार्टिंग आप कर सकते हो। व्याकरण का प्रारंभ छोटी कक्षा में किया जाए। व्याकरण का शिक्षण यथासंभव आगमन विधि से आरंभ करके निगमन विधि से खत्म किया जाए। मैंने आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि ये दोनों ही विधियां एक दूसरे की पूरक होती है। कोई भी चीज़ें जो होती है जैसे अब जो आगमन विधि है, आप हमेशा आगमन विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो बच्चे बड़े होते हैं ना वो चीज़ समझ जाते हैं। तो आप हर चीज़ उनको आगमन विधि से नहीं करवा सकते हो, उनको फिर निगमन विधि से पढ़ाना होगा। तो आप आगमन विधि से स्टार्ट करके आप निगमन विधि पर एंडिंग कर सकते हो। छात्रों को व्याकरण के नियम रटाए न जाकर के समझाए जाएं ताकि उनको समझ में आए। व्याकरण का पाठ्यक्रम जटिल ना हो और विस्तृत ना हो, इतना हो कि बच्चे अच्छे से समझ पाएं। पाठ्यक्रम छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। बच्चों की जो मेंटेलिटी लेवल है, जो उनका बौद्धिक स्तर है, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि वो समझ जाए। सुविधानुसार श्रवण तथा दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑडियो विजुअल ऐड की यहाँ पर बात करी जा रही है ताकि बच्चे देख भी सके और सुन भी सके अच्छे तरीके से। व्याकरण शिक्षण क्रमबद्ध रूप में किया जाए और जिन छात्रों की मातृभाषा कोई और हो तो उनको तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाए। ज़रूरी नहीं है सबकी मातृभाषा हिंदी हो, किसी की मातृभाषा तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, पंजाबी हो सकती है। तो आप तुलनात्मक पद्धति से यानी कि कंपैरिजन मेथड से आप करवा सकते हो। छात्रों से व्याकरण के रोचक अभ्यास कराए जाए, जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य रचना, लिंग परिवर्तन, संज्ञाओं का परिवर्तन आदि। इससे बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट होता है और बच्चे सही तरीके से सीख जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात करी है किसके बारे में? हमने बात करी है कि भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है। यही आपको लैंग्वेज के अंदर पढ़ना है, जो कि मैं आपको सेपरेट पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। इस वीडियो में इतना ही है। पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करें सभी के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। अगर नहीं किया है तो बहुत जल्दी इनको ख़त्म करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी पेडागोजी के लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।